हाय क्लास। आइए साहब, आज परक्विजिट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे नेक्स्ट जो परक्विजिट है हमारे। आइए सीखते हैं। आज हम कर रहे हैं सेक्शन 17 टू सबसेक्शन 17 सबसेक्शन 2(1). तो साहब ये है कंसेशन इन रेंट। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। इस बार रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं दे करके कंसेशनल रेंट के ऊपर में अगर आपको जगह दी जाती है तो आपको किस तरीके से आपका परक्विजिट होता है। वेरी सिंपल टर्म्स में, इफ द एसएससी इज प्रोवाइडेड if the SSC is provided accommodation by his employer at concessional rate, तो अगर आपके पास कंसेशनल रेट के ऊपर में आपके एम्प्लॉयर ने आपको जगह रहने के लिए दी है, 10,000 का रेंट था, वो बोलता है आप 2,000 ही दोगे, तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कंप्यूटेड एज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अर्लियर, यानी कि जो हमने सीखा था वहां पे उसके लिए यहां पे एक अमाउंट आएगा और अमाउंट पेड बाय द एसएससी, यहां पे एक अमाउंट आएगा, जो भी आपका टोटल आएगा दैट विल बी टेकन एज योर परक्विजिट एंड एडेड टू योर सैलरी। खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे साहब, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर आपकी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन थी जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने थे मगर आपके बिहाफ पे वो आपका एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है, 17(2)(4) के अंदर में वो परक्विजिट आपका कहलाएगा। जैसे सर्वेंट्स, अटेंडेंट्स, स्वीपर्स, गार्डनर्स, इन सब के केसेस के अंदर में वो आपके सैलरी में जुड़ जाएंगे साहब। तो सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच, ये साहब एक्ट की लैंग्वेज है, विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेएबल बाय द एसएससी, यानी कि आपके थ्रू से पे होना था तो वो आपको आपके परक्विजिट में ऐड हो जाएगा। क्या है साहब? रूल इसके अंदर में वैल्यूएशन रूल, सब रूल 3 ऑफ रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स आपके इसमें एप्लीकेबल होता है। क्या होता है साहब उसके अंदर में? सर्वेंट्स में भी स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल असिस्टेंट, अटेंडेंट, तो ये सब कैटेगरी के लोग जो होते हैं आपके सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है साहब। बेनिफिट में अराइज टू एम्प्लॉय और अ मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, आपकी जगह अगर आपकी बीवी यूज कर रही है तो वो इस कैटेगरी में आप तब भी फॉल करेंगे। ठीक है साहब। सिनारियो देखते हैं। सिनारियो क्या है हमारे पास? सिनारियो के अंदर में सिनारियो 1, engaged by the employee, paid by the employer, engaged by the employee and paid by the employer। क्या होगा उसके अंदर में साहब? सीधा परक्विजिट्स इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज के कैटेगरी में आएगा। ये हमने सीखा था परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, परक्विजिट एग्जेम्प्ट और परक्विजिट इन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो ये सबके कैटेगरी में आ जाएंगे साहब। अगर engaged by the employer है, paid by the employer है, तो perquisites in the hand of specified employees only ही होगा। ये specified employees जब मैं आऊंगा तब कराऊंगा, अभी इसे आप अपनी जेब में रखें। ठीक है। ये वैल्यूएशन रूल्स आपको कई लोग सेपरेटली कराते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप सेक्शन के साथ साथ ही सब रूल्स और ये आप समझें इसको, वैल्यूएशन रूल्स को। ठीक है। वैल्यूएशन क्या होगी साहब? अमाउंट, जो कॉस्ट जो है एम्प्लॉयर को पड़ा इसको पैसा देने के लिए, माइनस जो आपसे उसने लिया, दैट इज टैक्सेबल एज योर परक्विजिट। आइए साहब नेक्स्ट, वेरी क्विकली, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू द इफेक्ट ऑफ एन अश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय। आज की क्लास साहब सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद में प्रोविडेंट फंड रिलेटेड टॉपिक्स करूंगा, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं छोटे छोटे ये सेक्शंस खत्म करना चाहता हूं आज। ठीक है। चलिए साहब, आज मेरे पेन को क्या हो गया? पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट और एन इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ, अगर आपके लाइफ के इंश्योरेंस के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं साहब, जो अदर देन दैट, तो अमाउंट पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर directly or indirectly to affect the assurance of the life of the assessee,
और टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी। तो एन्युटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसको करने के लिए वो आपके वो पैसे दे रहा है, दैट विल बी टेकन एज योर परक्विजिट। अदर देन, ये ध्यान रखिएगा, अदर देन पेमेंट मेड टू आरपीएफ और सुपर एनुएशन फंड और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड established under Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1948 और Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952। ये क्या है साहब? तो साहब होता क्या था कि पहले के जमाने में, जैसे मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के केस में बताया कि आप रिटायर हो गए, आपके पास पैसा नहीं होता था, तो 1925 के अंदर में एक जरूरत दिखी और इसको जरूरत को पूरा करते करते एक एक्ट बना जो कि सिर्फ कोल माइंस को एप्लीकेबल था। तो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट बना 1948 के अंदर में। 1948 में जब ये एक्ट बना तो ये कोल माइंस के लोगों के लिए एप्लीकेबल था, उनको उनके प्रोविडेंट फंड के लिए था। जो हम प्रोविडेंट फंड कर रहे थे वही मैं आपको बता रहा हूं। तो वो प्रोविडेंट फंड आया, अब लोगों को ये बहुत बढ़िया लगा, तो बाकी इंडस्ट्री ने बोला सर आप सिर्फ कोल माइंस के लिए कर रहे हो, बट हम चाहते हैं कि ये बाकी सब यूनिट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो ये बना प्रोविडेंट फंड, ये तो था ही था, इसके अलावा बना प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। तो प्रोविडेंट फंड जिसके अंदर में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो आपको प्रोविडेंट फंड काटना है, आप वॉलंटरी भी कर सकते हो एटसेट्रा, ये सारे के सारे इस एक्ट के तहत आ गए। ठीक है साहब। सो अमाउंट्स लाइक ग्रुप एन्युटी स्कीम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड फिडेलिटी इंश्योरेंस स्कीम which insurance premium is paid by the employer on behalf of the employees। ठीक है साहब। Such payments are not regarded as perquisites, ये perquisites की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो साहब ये आपकी कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है? कोई भी अश्योरेंस ऑन ऑफ द लाइफ ऑफ द असेसी टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी। तो एन्युटी को जारी रखने के लिए कोई भी ऐसा इंश्योरेंस लिया जाता है जो आपकी लाइफ को सेव गार्ड करे, वो ही इसके अंदर में फॉल करेगा, बाकी ये चीजें फॉल नहीं करेगा। तो रिकॉर्डेड एज परक्विजिट्स in the view of the fact that employees have only an expectancy of the benefit in such scheme। मतलब ये क्यों नहीं जाएंगे? ये इसलिए नहीं जाएंगे कि ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है, ये एक नोशनल अमाउंट है। कल को आप नहीं मरे, भगवान ना करे आप नहीं मरे, तो ये पैसा उसके लिए वेस्ट है, उसके लिए एक्सपेंस है। ठीक है। सो इन सब को हम नहीं लेते हैं, इन सब स्कीम्स को हम नहीं कंसिडर करते हैं इस केस के अंदर में। ये एक गुड टू हैव सेक्शन है साहब। इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 मार्क्स के। तो आप इसको सिर्फ पढ़ लेना, बट आपके लिए जो मेजर है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेट अकोमोडेशन, जो मैं प्रोविडेंट फंड कराऊंगा वो मोटर व्हीकल्स वगैरह के अंदर में जब हम आगे आएंगे। ये एक गुड टू हैव, ये एक गुड टू हैव सेक्शन है। ठीक है। इसकी वैल्यूएशन क्या होती है साहब? वैल्यूएशन होती है सिंपल, एक्चुअल जो हमने पहले किया था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर प्रोविजन बाय एम्प्लॉयर ऑफ सच सर्विस, मतलब ये वाली, लेस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई। तो साहब ये हमने आज 3 कर लिए हैं, हमारे सेक्शंस 4 सेक्शंस कर लिए हैं हमने। तो अब आगे की क्लास में हम प्रोविडेंट फंड के ऊपर में भी काम करेंगे, परक्विजिट्स कैसे कैसे होते हैं। जो मैंने याद है सैलरी के अंदर में हो जाएगा टैक्सेबल, वो सारे अब आएंगे। तो ये हमने आज ये सेक्शन समझ लिए, ये हमारे छोटे छोटे सेक्शन है। थैंक यू साहब। फॉर योर नोट्स प्लीज कॉन्टैक्ट दिस ईमेल आईडी एंड this telephone number is given for any questions. You are more than welcome to call me up. You can write to me for consultancy services. Again, you can write on the email ID and you can call me up as well. Thank you, Saab.
Please do like, subscribe to my channel if you're liking my videos. Thank you so much for joining in. Bye.